सोशियो इकोनॉमिक नॉक में स्वागत है आपका एक नए मुद्दे के साथ। क्या असर डालेगा ये हम पर, क्या बदल जाएगा हमारे समाज में, आइए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। आज का मुद्दा एक बॉम्ब है जिसका नाम है लक्ष्मी बॉम्ब। लक्ष्मी बॉम्ब एक मूवी का नाम है जिसमें लीड एक्टर हैं अक्षय कुमार। अब सोचने की बात यह है कि आखिर ये फिल्म कैसे एक मुद्दा हो सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये फिल्म मुद्दा बन गई क्योंकि हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन से गुजरने का मतलब ये कि चीज़ें जैसे चला करती थी अब वैसे नहीं चल रही हैं। अगर सब कुछ सामान्य रहा होता तो कुछ दिन पहले रिलीज़ होने वाली थी ये फिल्म और थिएटर्स में हम पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार हमारे चहेते एक्टर हैं। लेकिन मुद्दा तो ये सिर्फ हमारे लिए तब बन सकता है जब इसके साथ कुछ इकोनॉमिक्स जुड़ी हो। तो मैं आपको बताता हूँ, 2000 से ज़्यादा फिल्में बनाते हैं हम एक साल में और इसलिए दुनिया में तकरीबन पहले नंबर पे रहते हैं हर साल हम। 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में बनी ये फिल्में मिलकर कहलाती हैं इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री। अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 2011 में इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री का रेवेन्यू 9,300 करोड़ रुपए था। 2015 में ये 12,500 करोड़ रुपए था। 2017 में 16,000 करोड़ रुपए था और 2019 में 18,000 करोड़ रुपए था। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये मुद्दा वाकई एक इकोनॉमिक मुद्दा है। कोई 350 से 400 करोड़ टिकटें बेचते हैं हम हर साल फिल्मों की और इन टिकटों का कलेक्शन कहलाता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इंडियन सिनेमा के एनुअल रेवेन्यू का तकरीबन 2/3 हिस्सा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2019 में जबकि इंडियन सिनेमा का रेवेन्यू 18,000 करोड़ रुपए है, कोई 12,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के थ्रू आया। तो बाकी पैसे कहाँ से आए? बाकी पैसे आते हैं दूसरे बहुत सारे तरीकों से, जैसे कि ओवरसीज कलेक्शंस that counts for close to 12 to 14% of the total collection. 4 to 5% of the total revenue comes from the music rights. मगर इतने कलेक्शन के बाद भी वर्ल्ड की लीडिंग फिल्म इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू के मुकाबले हमारा रेवेन्यू कोई 15 से 20% बैठता है केवल। जबकि सिनेमा को पसंद करने वाले लोग ऐसे हैं कि वो एक्टर्स की पूजा तक करते हैं, सर आंखों पर बिठाते हैं यहाँ स्टार्स को लोग। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमारा रेवेन्यू कम रह जाता है। हमारा रेवेन्यू इसलिए कम रह जाता है क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 1 लाख की जनता के लिए एक स्क्रीन अवेलेबल है, जबकि यूएस में कोई 8,000 की जनता के पीछे एक स्क्रीन है, जबकि चाइना में पर स्क्रीन पॉपुलेशन है 45,000। अगर आंकड़ों के तौर पे बताऊं तो हमारे यहाँ तकरीबन 13,000 स्क्रीन्स हैं जिनमें हमारी फिल्में रिलीज़ होती हैं। लेकिन 13,000 स्क्रीन्स में से कोई 3,000 स्क्रीन्स ऐसी हैं जहाँ पे टिकटों के दाम ऑन एन एवरेज 150 से 300 रुपयों के बीच होते हैं, जबकि बाकी की 10,000 स्क्रीन्स वो स्क्रीन्स हैं जो पूरे इंडिया में छोटे कस्बों में, छोटे टाउन्स में फैली हुई हैं और जहाँ टिकटों के दाम आम तौर पर बहुत कम रहा करते हैं और एवरेज 30 से 50 रुपए के बीच बैठता है। ये आज की दशा है, इसे पुरानी दशा मत समझिएगा। पुराने हालात अगर मैं आपको बताऊं तो पीवीआरस, मल्टीप्लेक्सेस, एडवांस टेक्नोलॉजी स्क्रीन्स के आने से पहले ज़्यादातर सिंगल स्क्रीन्स ही हुआ करती थी इंडिया में। फिल्में आती थी और हम टिकट काउंटर पर जाते थे, खुद टिकट खरीदते थे और फिल्में देखने पहुंच जाते थे। कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती थी। ऐसी ही फिल्मों में शुमार एक बेहद हिट फिल्म का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 15 रुपए की बालकनी की टिकट, फर्स्ट क्लास की 10 रुपए की और 5 रुपए की सेकंड क्लास की टिकट, जो कि सबसे आगे की 4 रोज हुआ करती थी। ऐसी दशाओं में अपने दोस्तों के साथ भागकर 10 रुपए वाली टिकट में मैंने खलनायक मूवी देखी थी।
टिकट के दाम तब कम थे, लेकिन जनता का जुनून फिल्मों के प्रति कम नहीं था। क्यों? क्योंकि बालकनी से फेंके गए कुछ सिक्के हमारे सरों पर भी गिरे थे। खलनायक वही फिल्म थी जिसने इंडियन सिनेमा में खुलेपन को रास्ता दे दिया। ये वो समय था जब ऐसी मूवीज़ देखने के बाद हम ये बात अपने पेरेंट्स से हर कीमत पर छुपा कर रखते थे। इस बात की कोई गुंजाइश नहीं थी कि जिन बातों पे आज आप कूल डूड कहलाते हैं, उन बातों पे हमारी फैमिली हमें ब्लैक शीप कह के छोड़ दे। नहीं, हमारा उपचार कर दिया जाता था। मगर ठीक है, इस बात को जाने देते हैं। हम वापस आते हैं अपने उसी इकोनॉमिक मुद्दे पर। देश में टिकटों के दाम में जो अंतर है, इसके पीछे रीज़न ये है कि मल्टीप्लेक्सेस और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज ऐसे थिएटर छोटे कस्बों में नहीं लगाना चाहते, छोटे टाउन्स में नहीं लगाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 150 से 250 रुपए की टिकट परचेज करने की कैपेसिटी रखने वाला मिडिल क्लास कोई 10 से 20 करोड़ बैठता है, और वो बड़े शहरों और महानगरों में रहता है। टिकटों के दाम में जो अंतर है, इस अंतर को इकोनॉमिक्स की भाषा में डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली कहा जाता है। मतलब ये कि जहाँ की जनता ज़्यादा पैसा दे सकती है, वहाँ की जनता से ज़्यादा पैसा ले लिया जाए, और जहाँ की जनता कम पैसे में वही प्रोडक्ट, मतलब वही मूवी देखना चाहती है, ठीक है, उसे उस तरह से दिखा देते हैं। उसका असर इतना बुरा पड़ता है कि हमारे देश में टिकटों का एवरेज दाम 100 से 120 रुपए के बीच बैठता है। मगर एक और बात है जो हमारे रेवेन्यू को प्रभावित करती है, वो है स्क्रीन्स की गिनती का कम होना। 2011 से लेकर 2018 के बीच में चाइना में स्क्रीन्स की गिनती 9,000 से लेकर 45,000 पहुंच गई। वही चाइना जो अपनी उटपटांग हरकतों से भरी फिल्में ओवरसीज मार्केट में बेचकर पैसे कमाता था, वो चाइना इस इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहता है। क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ रेवेन्यू नहीं लाती है, एम्प्लॉयमेंट भी लाती है, और इंडिया में भी यही हालत है। इस इंडस्ट्री के साथ बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है। इंडियन सिनेमा तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों को सीधे तौर पर एम्प्लॉयमेंट देता है, और हमारे यहाँ थिएटर में काम करने वालों की गिनती भी कोई 50,000 से 1 लाख के बीच बैठती है। अगर 13,000 से बढ़ाकर स्क्रीन्स की काउंट 65,000 कर दी जाए तो ये एम्प्लॉयमेंट भी 5 गुना हो जाएगा। मगर हमारे देश में स्क्रीन्स की काउंट इसलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि उसके पीछे बिल्कुल लीगल और इकोनॉमिक कारण है। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, मैं केवल टैक्स से रिलेटेड बात आपको बताता हूँ। इंडिया में सिनेमा एंटरटेनमेंट टैक्स भी देता है और सर्विस टैक्स भी देता है। ऐसी दशा में थिएटर लगाने जैसा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस एक रिस्की बिजनेस है। तो कुल मिलाकर दशा ये हुई कि इतना बड़ा रेवेन्यू जो हम कमाते हैं, लेकिन वो विश्व के मुकाबले बहुत कम बैठता है, और हमारा देश अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है इस इंडस्ट्री को डेवलप और एक्सपैंड करने में। लेकिन ये इकोनॉमिक्स बताने में मैं बहुत दूर निकल आया। शायद हमारी शुरुआत हुई थी लक्ष्मी बॉम्ब से। लक्ष्मी बॉम्ब की तो हमने अब तक कोई बात ही नहीं की। मैं आपको बताता हूँ लक्ष्मी बॉम्ब क्यों मुद्दा बन गया इस डिस्कशन का। कुछ दिनों पहले ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी ट्रेडिशनल वे में, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये ऑनलाइन रिलीज़ होगी। जब ट्रेडिशनल वे में इसके रिलीज़ होने की बात थी तो ये सलमान खान की मूवी राधे के साथ रिलीज़ होने वाली थी। अटकलें ऐसी थी कि उस हालत में भी अक्षय कुमार की ये मूवी 200 करोड़ रुपया प्लस कमाएगी। अगर आप सिनेमा में इंटरेस्ट रखते हैं और ये बात जानते हैं कि अक्षय कुमार के पास 100 करोड़ प्लस वाली मूवीज़ की लिस्ट बहुत लंबी नहीं है, कोई 10-12 मूवीज़ होंगी उसमें, और उसमें से भी 7 से 8 मूवीज़ ऐसी होंगी जिसमें देशभक्ति की भावना को भरपूर एक्सप्लॉइट किया गया है। हालांकि अक्षय कुमार पहले ऐसे एक्टर नहीं ऐसा करने वाले। 60 और 70 के दशक में मनोज कुमार भी इसी स्ट्रेटजी पर चला करते थे, और मुझे लगता है कि नमस्ते लंदन आने के बाद अक्षय कुमार ने भी इसी स्ट्रेटजी को अपना लिया।
आज आप जितने भी देशभक्ति के गाने सुनते हैं उसमें से 80% मनोज कुमार की मूवीज़ के होते हैं। अगर सिनेमा हिंदुस्तान को प्रभावित करता है तो पेट्रियटिज्म से ही करे, लेकिन अक्षय कुमार की मूवी सलमान खान की मूवी के साथ रिलीज और 200 करोड़ रुपए कमा ले, थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में। इनफैक्ट ऐसी सारी समीक्षाएं, ऐसे सारे रिव्यूज़ और ऐसे सारे प्रीव्यूज़ फिल्मों के बारे में बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे देश में एग्जिट पोल, और ये नतीजों को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखते हैं। बहुत सारे लोग इन अटकलों के बेसिस पर ही फिल्में देख लेते हैं। ट्रेडिशनली तो वो फिल्म रिलीज हुई नहीं, तो मैं बताऊं ये अटकलें उतनी गलत साबित नहीं हुई है। नॉर्मल कोर्स में डिजिटल राइट्स के लिए कोई 60 से 70 करोड़ मिला करते हैं फिल्मों को। अब चूंकि ये मूवी अक्षय कुमार की है और उनके पूरे पोटेंशियल पर जब वो हैं तब की मूवी है, तो इस मूवी को 125 करोड़ में साइन किया है हॉटस्टार ने। तो है ना ये इकोनॉमिक मुद्दा। अगर यही मूवी 90 के दशक में आती जब कि अक्षय कुमार अपने पोटेंशियल एज एन एक्टर को जानते ही नहीं थे, अफलातून, तू चोर में सिपाही जैसी मूवीज किया करते थे, मिस्टर बॉन्ड से शुरुआत की थी उन्होंने, एक्शन हीरो के अलावा कुछ और बनने का सपना भी नहीं देख पाते थे वो, अपनी उन क्षमताओं के बेसिस पे जो वो उस समय प्रदर्शित कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में। मगर आज अक्षय कुमार हम सबके चहेते हैं और उनकी किलर स्माइल वही है जो 90 के दशक में थी, लेकिन क्षमताएं तब से अब में ज़मीन और आसमान का अंतर है। समय के साथ इवॉल्व हुए एज एन एक्टर और कनेक्ट हुए देश की जनता के साथ एज ए स्यूडो पॉलिटिशियन। मगर मुद्दे से हम फिर भटक न जाएं, इसलिए मैं आपको फिर वापस लाता हूं उसी लक्ष्मी बॉम्ब के इकोनॉमिक्स पर। यहाँ पर शुरू होता है असली मुद्दा हमारे देश का, जो इस लक्ष्मी बॉम्ब के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक एक्टर हैं पीयूष मिश्रा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। जी हाँ, ये वही नैरेटर हैं जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर हमें सुनाई पर्दे के पीछे से, जबकि वो इस फिल्म में एक एक्टर भी थे। और जो वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जैसी कविताएं न सिर्फ लिखते हैं बल्कि रिसाइट भी करते हैं और उनके जरिए हमारे दिलों को छू जाते हैं। ये वही पीयूष मिश्रा हैं जिन्हें आपने गुलाल में देखा था। पीयूष मिश्रा की एक शॉर्ट फिल्म है कथाकार, यूट्यूब पे अवेलेबल है और यहाँ आई कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। और इस मूवी का टाइम फ्रेम था इंडियन सिनेमा का सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्सेस के बिजनेस में ट्रांजिशन का टाइम, जबकि एनालॉग प्रोजेक्शन से डिजिटल प्रोजेक्शन की तरफ हमारा सिनेमा बढ़ रहा था। और ऐसे समय में इस मूवी के पहले 1-2 मिनटों में ही पीयूष मिश्रा एज ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर अपनी नौकरी गंवा देते हैं। और मुझे लगता है कि लक्ष्मी बॉम्ब के ऑनलाइन रिलीज होने से हम दोबारा वैसी ही दशा में खड़े हैं। वो लोग जो थिएटर कर्मी हैं कहीं अपनी जॉब्स आने वाले 5-7 सालों में गंवा न दें। अगर फिल्में ऑनलाइन रिलीज होने लगी और हमारे समाज को ये आदत पड़ना शुरू होती है कि ओके हम ऑनलाइन ही देख लिया करेंगे, वैसे ये आदत पड़ तो चुकी ही है क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज़, बहुत सारी मूवीज़ जैसे गुलाबो सिताबो और बहुत सारी ऐसे, गुलाबो सिताबो अमिताभ बच्चन है, ऐसी बड़ी मूवीज़ भी ऑनलाइन रिलीज़ हो रही हैं। सो ऐसी दशाओं में जो पैसा थिएटर और उनके एम्प्लॉइज़ के पास जाया करता था, जो कुछ भी थोड़ा बहुत, अब वो टेक्नोलॉजी में इंटेंसिवली कैपिटल इन्वेस्ट करने वालों के पास चला जाएगा, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़ी कंपनीज़ के हैं। आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। हो सकता है कि थिएटर में जाकर मूवी देखने का फैशन धीरे धीरे चला जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मूवी देखने की आदत, थिएटर में जाकर मूवी देखने की आदत छोड़ देना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम उसी समाज के तो हैं जिसने सिंगल स्क्रीन को अब सेकेंडरी एमिनिटी मान ही लिया है। हम नहीं देखना चाहते हैं उनमें मूवीज़,
हमें मल्टीप्लेक्स का कंफर्ट चाहिए होता है। तो कहीं आने वाला समय हमें ये तो नहीं दिखाने वाला है कि हमारी आने वाली जनरेशन और हम खुद भी ऑनलाइन सिनेमा को ही मेन स्ट्रीम सिनेमा रिलीज मान लें और थिएटर्स जाना आना बंद कर दें। जो कुछ 50,000 1 लाख लोग वहाँ काम करते हैं, शायद उनकी भी नौकरियाँ चली जाएं। है ना सोचने की बात। तो ये था इस मुद्दे का इकोनॉमिक्स, और ऐसा था ये मुद्दा इकोनॉमिक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसा और कंटेंट लेकर आप तक आते रहें। थैंक यू सो मच।